नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और जी जान से तैयारी में जुटे होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए फिर से एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर्स का ओरिजिनल पेपर लेकर के उपस्थित हूँ। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, जब तक मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में आपसे बात करता हूं, जब तक मैं प्रश्न को डिस्कस करता हूं आपसे जो है, तब तक आप ऑप्शन को देखिए और आंसर गेस करिए। तब तक कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है। तो जानते रहिए, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति भैया बुलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, तो इसका संबंध है अनुच्छेद 108। ठीक, ये तो बात हो गई संयुक्त बैठक की। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि लोकसभा, यहाँ पे आया है ना लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर बात करूं, इनकी नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है, इसका जो संबंध है, ये अनुच्छेद 93 से है, 93 से है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए हम आंसर की बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर ना हो, तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा के उपसभापति। ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसका ये राइट आंसर है। राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो सारी बात क्लियर हो गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए आर रहमान। ठीक है, ए आर रहमान जो है पहले जो है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए पहले ऑस्कर जीतने वाले क्या है, पहले भारतीय संगीतकार हैं। केवल यही एक चीज नहीं, उन्होंने जो है 2 चीजों में जो है ये ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ठीक है, एक ओरिजिनल स्कोर और एक ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, एक जो है ORIGIN ओरिजिनल स्कोर, ठीक है, ओरिजिनल स्कोर, और दूसरा क्या था, ओरिजिनल ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, दोनों कैटेगरी में जो है ए आर रहमान ने क्या जीता था, ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ठीक है, अच्छा अब आपसे अगर पूछा जाए कि किस फिल्म के मिला था ये, तो ये फिल्म थी आपकी इस्लाम डाग मिलेनियर। कौन सी भैया, 1 मिनट, हाँ, इस्लाम डाग मिली, क्या है, मिली नी नियर। ठीक है, इस्लाम डाग मिली नियर। ठीक, तो इस्लाम डाग मिलीनियर में गाना था जय हो। कौन सा गाना भैया, जय हो। ठीक है, इस गाने के लिए जो है ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार और ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जो है किसको मिला था, ए आर रहमान को मिला था। अब आपसे अगर पूछा जाए कि किस वर्ष मिला था, तो 2009, ध्यान रखिएगा। ये सारी जो बातें बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही मैं कोई चीज़ नहीं बताता हूँ। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, खोज के लाता, रिसर्च करके लेके आता हूँ, बताता हूँ ना, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्धद्रव प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्रव मोजेक मॉडल। कौन सा मॉडल भैया, द्रव मोजेक मॉडल। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडन और स्वान ने दिया था 1839 में, ध्यान रखिएगा। किसने दिया था भैया, स्लाइडन
स्लाइडन और स्वान। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। स्लाइडन और स्वान ने जो है 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पहले वर्ष को जो है आधार वर्ष कहते हैं। ठीक है, किसी भी आर्थिक सूचकांक में जो वर्षों की श्रृंखला होती है, ठीक है, तो आधार वर्ष किसको मानते हैं? पहले वर्ष को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 आपका है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये जो है अरुंधति राय की पुस्तक नहीं है। इसके अलावा कैपिटलिज्म एंड अथॉरिटी, पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये अक्सर पूछी जाती है जो है। ये तीनों पुस्तकें जो है अरुंधति राय की द्वारा लिखी गई हैं। और प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये अरुंधति राय की नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये पुस्तक है किसकी? तो भैया ये नॉवेल है, और ये नॉवेल है मुल्क राज आनंद का। किसका भैया? कौन से आनंद? मुल्क राज आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद का उपन्यास है ये। कौन सा उपन्यास भैया? प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ठीक है, अच्छा, मुल्क राज आनंद की कुछ और रचनाएं हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है कुली। कौन सी भैया? कुली। ठीक है, और दूसरा है अनटचेबल, अनटचेबल, TOUCHABLE, जिसको हिंदी में बोलते हैं अछूत। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि अनटचेबल या अछूत उपन्यास किसकी रचना है? तो मुल्कराज आनंद आपको ध्यान में रखना है। और कुछ बता दूं आपको जो है, 1971, ध्यान रखिएगा, 1971 में जो है मुल्कराज आनंद को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और एक चीज और जानती है, महत्वपूर्ण बात जो है, 1967 में जो है आपको कौन सा पुरस्कार मिला था भैया? पद्म भूषण। कौन सा भूषण भैया? पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्ट बता दिए आपको मैंने, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। स्थलीय ग्रह की पहचान तो बाद में हम करेंगे, पहले तो हमें स्थलीय ग्रह को जानना होगा ना भैया कि स्थलीय ग्रह होता क्या है। ठीक है, स्थलीय ग्रह होता क्या है? तो स्थलीय ग्रह वह होते हैं जो पृथ्वी की तरह सघन और चट्टानों युक्त होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं? वो हैं बुध। कौन से भैया? बुध। पहला है आपका बुध। ठीक है, ऑप्शन बुध दिया हुआ है। दूसरा है शुक्र। ठीक है, दूसरा कौन सा है भैया? शुक्र। तीसरा है अपनी पृथ्वी। ठीक है, अभी मैंने बताया ना पृथ्वी की तरह, पृथ्वी। ठीक है, और चौथा है मंगल। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कुल मिला के कितने जो है स्थलीय ग्रह हैं, तो कुल मिला के 4 स्थलीय ग्रह हैं। कौन कौन से भैया? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 स्थलीय ग्रह हैं। इनको स्थलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो सतह है ना, वो पृथ्वी की तरह सघन और चट्टानी है, मतलब चट्टानों युक्त है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश 1 से 17 जुलाई 2022 तक संयुक्त रूप से FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करेंगे नहीं भैया, ये हो चुका है। चूंकि ये पेपर मैंने जो पुराना लिया है, चूंकि 2022 का पेपर है, तो 2022 का करंट अफेयर आपके सामने है। ठीक है, तो आपको मैं आंसर इसका बताऊंगा, लेकिन आपको 2022 नहीं जानना है, आपको क्या जानना है? 2023 जानना है, 2024 जानना है। उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, पहले आंसर की बात कर लेते हैं। तो 2022 में जो महिला FIH महिला हॉकी विश्व कप हुआ था, उसका जो क्या पूछ रहा, आयोजन किसने किया था? तो उसने किया था स्पेन और नीदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये इसका राइट आंसर है, स्पेन और नीदरलैंड। ठीक है, अब जरा हम 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 की बात, 2023 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि 2024 में FIH महिला विश्व कप हो चुका है। कब हुआ था भैया? ये जनवरी 2024 में हुआ है। कब हुआ है? ध्यान रखिएगा, जनवरी 2024 में हुआ है। ठीक है,
अब कहाँ हुआ है ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ओमान, ओमान के मस्कट में हुआ था ये, ओमान के मस्कट में हुआ था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा भैया नीदरलैंड। कौन रहा, नीदरलैंड। ठीक है, मतलब स्वर्ण पदक पे अधिकार किसको मिला, नीदरलैंड को मिला, गोल्ड मेडल नीदरलैंड ने किया। अब बात आती है कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहा, तो सेकंड पोजीशन पे भारत रहा। तो बात क्लियर हो गई होगी आपको ना, मतलब नीदरलैंड ने भारत को हरा करके जो है क्या किया है, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2024 से का विजेता बना। आपसे अगर ये भी पूछ ले जो है कि थर्ड नंबर पे कौन रहा, तो थर्ड नंबर पे भैया जानते रहिए पोलैंड रहा। वैसे इतना लंबा नहीं पूछता है, लेकिन जानते रहिए थर्ड नंबर पे पोलैंड रहा, इसको कांस्य पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सारी डिटेल की बातें हो गई, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 1997 के बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब अरुंधति राय के ऊपर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो TCS अक्सर ऐसा करता है। ठीक है, क्या है आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है, अभी ऊपर चर्चा हुई थी, तो अरुंधति राय का क्या है, ये पहला उपन्यास है, इसके ऊपर इन्हें क्या मिला था, बुकर प्राइज भी मिला था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ऊपर। अब आप एक कमेंट करके एक चीज बताइएगा हमको कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ऊपर अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार किस वर्ष मिला था, ये आपको कमेंट करना है, कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसे मंजिल नहीं मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2021 में DBT स्टार कॉलेज में मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया। देखिए, अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, मैं हर बार बताता हूँ क्वेश्चन जैसे हूबहू आपके पेपर में आए थे वैसे क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो चूंकि पेपर ओरिजिनल है इसलिए जो जैसा क्वेश्चन आया है वैसा मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर है। ठीक है, DBT स्टार कॉलेज में मेंटरशिप प्रोग्राम किसने शुरू किया 2021 में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं। अब ताल वादक से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ताल वादक या तबला वादक एक ही बात है। इसका जो राइट आंसर है वो है जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कि सबसे कम उम्र, तो कितनी उम्र थी उसमें जाकिर हुसैन की, उसमें जाकिर हुसैन की उम्र थी 37 साल भैया। कितनी उम्र थी, 37 साल। ठीक है, 37 साल उम्र थी। कैसे, बता देता हूँ आपको। देखिए, जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ है वो हुआ था 1951 में। कहाँ हुआ था भैया, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। अगर आपसे कभी पूछ ले कि जाकिर हुसैन का संबंध कहाँ से है, तो मुंबई से है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इनको जो पहला पुरस्कार मिला है वो पद्मश्री मिला है। कब मिला है, 1988 में। अब 1988 में से आप 51 माइनस कर देख लीजिए, 37 साल की उम्र में इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। तो इसलिए कहा गया कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले ये क्या हैं, ताल वादक हैं, तबला वादक हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए कुछ और बता देता हूँ इनके बारे में जो है। 2002 में, ध्यान रखिएगा, 2002 में जाकिर हुसैन को जो है पद्म भूषण मिला था। कौन सा भूषण भैया, पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, 2023 की बात करूं, अभी रिसेंट की बात है ना, 2023 में पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है, पद्म विभूषण। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म विभूषण 2023 में जाकिर हुसैन को प्रदान किया गया। एक महत्वपूर्ण और बात जान लीजिए कि 1992, हाँ 1900, रुकिए लिख देता हूँ, 1992। ठीक है, 1992 और 2009, ये डेट ध्यान रखना है आपको। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि 1992 और 2009 में जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैमी अवार्ड। क्या बोलते हैं भैया, ग्रैमी अवार्ड, ये जाकिर हुसैन को मिला है। तबला वादक जाकिर हुसैन को 1992 में भी और 2009 में भी क्या मिला था, ग्रामी अवार्ड मिला था। तो सारी बात क्लियर हो गई ना जो है, हाँ, कि 2002 उनको
हाँ, पद्म भूषण कब मिला है? 1988 में मिला है। 2002 में पद 1 मिनट है, पद्मश्री मिला है 1988 में, पद्म भूषण मिला है 2002 में, और पद्म विभूषण मिला है 2023 में। ठीक है। और दूसरी बात ये कि 1992 और 2009 में आपको ग्रेमी अवार्ड मिला था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर सुनंदा नायर को एक डैश कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ कुछ नृत्य के नाम दिए हुए हैं, इसका मतलब तो क्लियर है कि डॉक्टर सुनंदा नायर का संबंध किसी नृत्य से है। कौन से नृत्य से है भैया? इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। डॉक्टर सुनंदा नायर का संबंध किससे है भैया? मोहिनी अट्टम से है। तो यहाँ फिलअप जब आप करेंगे तो डॉक्टर सुनंदा नायर को एक मोहिनी अट्टम कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और जानते रहिए जो है कि मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री, लिख देता हूं मास्टर, मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली, हासिल करने वाली ये पहली छात्रा है हिंदुस्तान की। ये बात ध्यान रखना है आपको। डॉक्टर सुनंदा नायर जो है मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली पहली छात्रा हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। क्या कथन दिया है आपको? 2 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। आधा कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के आवेश से 1 एम्पियर बनता है। इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि एम्पियर की डिफिनीशन हमसे पूछी जा रही है। किसकी डिफिनीशन पूछी जा रही है भैया? एम्पियर की डिफिनीशन पूछी जा रही है। अब जब डिफिनीशन की बात आ गई तो हमेशा एक ध्यान रखिएगा, डिफिनीशन जब भी लिखी जाती है तो हमेशा यूनिट पर लिखी जाती है, एकांक पर लिखी जाती है, यूनिट चीजों पर। ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले में 2 कूलाम दिया है तो ये तो ऐसे वैसे ही कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर हुई बात? 2 कूलाम आवेश लिखा है ना, तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया ये। ठीक। दूसरा वाला क्या है? 1 कूलाम आवेश प्रति मिनट। ध्यान रखिए प्रति मिनट नहीं, टाइम में हम सेकंड लेके चलते हैं, मिनट लेके नहीं चलते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? आधा कूलाम। कभी भी आधा कूलाम, चौथाई कूलाम जो है, 1/3 कूलाम, ये सब आप कभी भी डिफिनीशन में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 आपका है यही आपका राइट आंसर है। ठीक है। 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। एकदम एग्जैक्ट है, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डिफिनीशन है। तो कोई भी डिफिनीशन आपको आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिएगा और थोड़ा गौर से देखेंगे तो पकड़ में आप, भले आपको न याद हो लेकिन पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड, कोई भी डिफिनीशन हो दुनिया की, ठीक है, किसी भी यूनिट को अगर डिफाइन करना है तो वो इसी स्टाइल में डिफाइन, मतलब हमेशा यूनिट की बात होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, 2011 में। ठीक, एक क्वेश्चन आपके काम का है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। 2011 में जो है भरतनाट्यम में मीनाक्षी श्रीनिवासन को क्या प्रदान किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहाँ काम की बात कुछ और है, वो बता दूं आपको जो है कि ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार है, अगर आपसे पूछ ले कि प्रदान कौन करता है, इसको जो है संगीत नाटक अकादमी, कौन भैया? संगीत नाटक अकादमी इसको प्रदान करता है। ठीक है। 2022 और 2023 मिला के अगर बात करूं जो है, कुल मिला के 80 कलाकारों को जो है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए। देखिए चित्र जो देख रहे हैं, ये चित्र मैंने अपने मन से नहीं लगाया है, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो चित्र आया था वही लगाया गया यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि वहां पर चित्र छपा रहेगा और चित्र को देख के आपको आंसर बताना होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हाथ में आप देख रहे हैं क्या है? ये हाथ में ये भाला है ना, जो है ये भाला। हाँ,
तो नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए। क्या है ये भाला फेंक है। क्या है? भाला फेंक है। अब भाला फेंक पे जो है एक नाम हमको याद आता है, हमेशा आपको भी आना चाहिए। कौन सा नाम भैया? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक की बात हो और नीरज चोपड़ा की अगर बात न हो तो बात क्या हो जाएगी? अधूरी रह जाएगी। नीरज चोपड़ा। क्यों? टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था भैया? 2020 में हुआ था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जो है 87.58 मीटर भाला फेंक करके क्या जीता था? गोल्ड जीता था। क्या जीता था भैया? गोल्ड जीता था। बात क्लियर हुई? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। श्री खड़मुखानंद। देखिए आप इसको खड़मुखानंद पढ़ते हैं कि षणमुखानंद पढ़ते हैं, क्या कमेंट करके बताइए। मैं तो खड़मुखानंद पढ़ता हूँ। श्री खड़मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो श्री खड़मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार जो है ये आपका 2002 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया भैया? 2002 में स्थापित किया गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो श्री खड़मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। संगीत, नृत्य, रंगमंच, रंगमंच और ललित कला। ठीक है, ललित कला, ललित कला। ठीक है, इतने क्षेत्रों में जो है श्री खड़मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? देखिए आवर्त सारणी में जो अधातुएं होती हैं वो दाईं तरफ होती हैं। किधर होती हैं? राइट साइड में होती हैं मेरे भाई, राइट साइड में होती हैं। और टेक्निकल अगर बात की जाए तो प्ली ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक भैया? प्ली ब्लॉक में होती हैं कौन? अधातुएं होती हैं। अगर आप पूछ ले कितनी होती हैं तो 18 होती हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में भारत के बड़े कस्बों और शहरों में तेजी से डाक पहुंचाने की सुविधा के लिए कुछ मेल चैनल शुरू किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इन मेल चैनलों का हिस्सा नहीं है? तो राजधानी चैनल, ग्रीन चैनल, मेट्रो चैनल, ये सब जो है हिस्सा है, लेकिन स्टेट चैनल क्या है? ये हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो देखिए गोपाल प्रसाद दुबे का जो संबंध है वो छऊ नृत्य है। यहाँ लिखा है छऊ। आप एग्जाम में भी छऊ आया था, छऊ आए चाहे छऊ आए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार से अब यहाँ, अच्छा चलिए ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि गोपाल प्रसाद दुबे को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? 2012 आपको ध्यान में रखना है। 2012 में गोपाल प्रसाद दुबे को जो है छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज और जानिए इनके बारे में। इन्होंने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र छऊ नृत्य केंद्र, त्रिनेत्र छऊ नृत्य केंद्र। कहाँ है भैया ये है सरायकेला में। कहाँ है ये सरायकेला में है, सरायकेला। ठीक है, देखिए एक चीज और बता दूं यहाँ पे आपको जो है कि गोपाल प्रसाद दुबे को जो है जो सरायकेला छऊ है उसका जनक माना जाता है, उसका प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि छऊ कितने प्रकार का होता है? तो छऊ 3 प्रकार का होता है। एक तो सरायकेला आपने जान लिया, एक होता है कौन सा? मयूरभंज, 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 और एक होता है पुरुलिया, एक होता है पुरुलिया। अब ये 3 नाम से आपने स्पष्ट समझ गए होंगे आप कि 3 नाम 3 राज्यों में हैं। मतलब सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया, इनका संबंध 3 राज्यों से है। इस तरह से छऊ नृत्य का संबंध भी क्या है? 3 राज्यों से है। छऊ नृत्य क्या है? ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है।
और एक मार्शल टाइप का नृत्य है। कैसा नृत्य भैया, ध्यान रखिएगा, मार्शल टाइप का नृत्य है। इसको छऊ क्यों कहते हैं, क्योंकि मुखौटा पहन करके चेहरे को छुपा करके वार किया जाता है इसमें, इसलिए मार्शल टाइप के नृत्य को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब आपको कमेंट ये करना है कि मयूरभंज, पुरुलिया और सरायकेला किन राज्यों में हैं। बात क्लियर हुई? अगर आपको ये जानकारी है कि किन राज्यों में है तो आपको पक्का पता है कि छऊ नृत्य का संबंध कितने राज्यों से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 19। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को वर्ष डैश में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक गाना है, शमशाद बेगम की बात हुई और गाने की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। गाना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। ठीक है, अब जरा आप कमेंट करिएगा। आप टेलीफोन तो आप कर नहीं सकते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा ये गाना किसका है। फिर से दोहरा देता हूँ, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि ये गाना किसने गाया है। ठीक, हम बात करते हैं आंसर की। तो शमशाद बेगम को जो है 2009, ध्यान रखिएगा, 2009 में जो है, ठीक है, कौन सा पुरस्कार भैया, ओपी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात जानिए कि 2009 में ही जो है शमशाद बेगम को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। दोनों पुरस्कार उनको उसी साल में 2009 में ही मिले थे। ठीक है, क्लियर हुई बात? हो सकता है क्वेश्चन घुमा के आपसे ऐसे पूछ ले कि शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को वर्ष में हिंदी फिल्म संगीत के योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कोई ताजुब नहीं है। तो 2009 आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शांताबाई कृष्णाजी कांबले। शांताबाई कृष्णाजी कांबले की रचना है मज्जा जलमाची चित्रकथा। ठीक है, आत्मकथा है उनकी। क्वेश्चन नंबर 21। स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2022 में सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान के गहन संस्करण 4.0 को फिर से लॉन्च किया। ठीक है, करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने वाले इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है भैया मिशन इंद्रधनुष। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मिशन इंद्रधनुष एक्चुअल में लॉन्च कब हुआ था। तो मिशन इंद्रधनुष एक्चुअल में जो है 25 दिसंबर, कौन सा दिसंबर भैया, 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था मिशन इंद्रधनुष। किसने लॉन्च किया था भैया इसको? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, आपकी जो 7 यूनिवर्सल बीमारियां हैं, ठीक है, यूनिवर्सल टीकाकरण जो करने वाली बीमारियां, जिसमें आपका उसमें पोलियो आता है, कालरा आता है, ऐसी जो बीमारियां हैं 7 जो है, उनके लिए ये वैश्विक टीकाकरण अभियान है। ये कौन सा? मिशन इंद्रधनुष। ठीक, तो ध्यान रखना आपको 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। अब चूंकि ये करंट अफेयर्स बना के इसने पूछ लिया टीसीएस ने, ये अलग बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित है? अभी देखिए आपसे डायना की बात हुई थी, अब सोडियम की बात हो गई। तो सोडियम आपका किधर है? ये सोडियम होता है बाएं तरफ। किस ग्रुप में है भैया? ये पहले ग्रुप में है। किस ग्रुप में है? पहले ग्रुप में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और सोडियम की बात हुई तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। परमाणु संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 11 होता है। अगर आपसे धातुओं का पूछ ले तो ये क्षार धातुओं से इसका संबंध है। कौन से धातु है भैया? क्षार धातुओं से संबंध है सोडियम का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। आइसोपेंटेन जिसे डैश भी कहा जाता है एक साखी श्रृंखला संतुलित हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है, जिसको भैया बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ध्यान रखिएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों की बात हो रही है। इसमें किसको भारत रत्न प्रदान किया गया था? पहला। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है मदुरई
खड़मुखा विदु सुब्बू लक्ष्मी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एमएस सुब्बू लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। एमएस सुब्बू लक्ष्मी। आप में से मेरे ख्याल से 99% जो है लोग यही जानते होंगे, एमएस सुब्बू लक्ष्मी, कोई फुल फॉर्म नहीं जानता होगा। अभी अब बात ध्यान आती है, अभी आपका इसी साल एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, अभी रिजल्ट नहीं आउट हुआ है, एसएससी जीडी का रिजल्ट अभी तक निकला नहीं है। ठीक है, जितने वैकेंसी पे एग्जाम हुआ था जस्ट उसका डबल वैकेंसी कर दिया जो है, ठीक है, एसएससी ने। ठीक, लेकिन रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है। तो उसमें भी जो है एम एस स्वामीनाथन का क्वेश्चन पूछ लिया था, हरित क्रांति के जनक के ऊपर, हरित क्रांति के ऊपर लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता गया एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, हुआ क्या जो है, एक शिफ्ट में जो है उसने एम एस स्वामीनाथन न लिख करके क्या किया, एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम लिख दिया। और भैया क्या हुआ जानते हैं, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो गए, छोड़ के चले, आंसर नहीं कर पाए, क्यों पता ही नहीं था एम एस स्वामीनाथन का फुल फॉर्म क्या है नाम का उनके। तो ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म वाले नाम है ना, उनका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी क्या जानते हैं हम लोग, मदुरई खड़मुखाद्वी सुब्बुलक्ष्मी, मतलब एम एस सुब्बुलक्ष्मी को जो है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी पहली महिला है, पहली भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इतने से काम नहीं चलेगा, और भी जानकारी हमें जानना है। ठीक है, और भी जानकारी हमें जो है इनके बारे में जानना है कि इनको ये पुरस्कार मिला कब, भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो 1998, ध्यान रखिएगा, 1998 में जो है इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, भारत रत्न मिला है तो हो सकता है इसके पहले और भी पुरस्कार मिलेंगे, निश्चित तौर पर पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ठीक है, ये मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो 1954 में, 1954 में जो है पद्म भूषण मिला था आपको। ठीक है, और हाँ 1975 में, 1975 में जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पद्म विभूषण। ठीक, अच्छा, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर की नाम आया है, इनके बारे में अगर ना बात की जाए तो बात अधूरा रह जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर दोनों को ही 2001 में, कब भैया, 2001 में क्या मिला था, भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, अब सबसे नंबर पे रविशंकर भाई हैं जो है, पंडित रविशंकर हैं, इनके बारे में अगर चर्चा न की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। पंडित रविशंकर को भी भारत रत्न मिला हुआ है, कब मिला था, 1999 में। ठीक है, 1999 में मिला था। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है भैया, सितार से है, ध्यान रखिएगा, किससे है, सितार से है। ठीक है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से है। ठीक है, सितार। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बात क्लियर हो गई, सारी बातें जो है। हाँ, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, 1954 में पद्म भूषण दिया गया था, 1975 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, और बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। रविशंकर को, पंडित रविशंकर को जो है 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, शहनाई से है। ठीक है, और लता दीदी के बारे में आप जानते ही हैं। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किसने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। अभी चूंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो आंसर तो बता देता हूं आपको, लेकिन हम बात करेंगे वर्तमान की। ठीक है, तो 2021 में कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था भैया, वो दिया गया था संदीप नरवाल। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2023 की अगर बात करूं, 2023 में जो है 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2023 में 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिकेट में अगर पूछा जाए, क्रिकेट में पूछा जाए, ठीक है, तो मोहम्मद शमी, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शमी, क्रिकेट में जो है मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात यहाँ कबड्डी की हो रही है, तो कबड्डी की भी बात कर लेते हैं। कबड्डी में जो है पवन कुमार, कबड्डी में किसको भैया, पवन कुमार, कौन कुमार भैया, पवन कुमार, पवन कुमार, और ऋतु नेगी, नाम ध्यान रखिएगा, ऋतु नेगी, ऋतु नेगी, पवन कुमार और ऋतु नेगी को जो है कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ठीक, चलिए, बहुत सारी बातें आपको बता दी, बहुत सारे फैक्ट हो गए जो है।
मेरे ख्याल से वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके आता है। आप समझ नहीं सकते कि मैं कितना रोमांचित हो जाता हूँ जब आप एक लाइक कर देते हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर चैनल पर आप नए हैं या आपने चैनल वीडियो मेरा देखते हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई देर किस बात की है, चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा। ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, पता चलेगा आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया, आपके पास वीडियो ही नहीं पहुंचेगा, आपने कहेंगे यार तो ये वीडियो ही अपलोड नहीं करता, ये कैसा चैनल वाला है जो है। ठीक है, तो इसलिए ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।